हेलो डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स विद द डे। अब बात करते हैं इस बार सब्जेक्टिव क्या क्या चेंजेस हमको दिखेंगे। तो कुछ चेंजेस हैं जो सारी क्लासेस में दिखेंगे, कुछ चेंजेस हैं जो केवल ग्रेड 1 to 8 में दिखेंगे, कुछ प्री नर्सरी में दिखेंगे, कुछ 9 to 12 में दिखेंगे। तो जो आपके काम का चेंजेस हैं उस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। एक जो ओवरऑल चेंज है, देखिए, अगर हम अपने आप को री एनालाइज और री इन्वेंट नहीं करते हैं तो हम कुछ नहीं करते। हमको अपने आप को बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ टॉक। एक बार अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। जब मैं हम की बात करता हूं, इट्स नॉट मी, इट्स अबाउट होल इकोसिस्टम। बच्चा, पेरेंट, टीचर, स्कूल का मैकेनिज्म, कहां पर क्या कमियां हैं और उस कमी से आखिर क्या आउटकम बुरा आ रहा है। तो ये आउटकम पे काम अगर मुझको करना है तो मुझे काम यहां कहीं करना पड़ेगा। यहां पर काम होकर के बात नहीं बनेगी। यहां पर अगर हम काम करेंगे तो हम केवल परेशान होंगे, और यहां पर काम करेंगे तो ये इमीडिएटली चेंज होगा। तो हम देखते हैं आज जो हमको आउटकम मिल रहे हैं उनका रूट कॉज क्या है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत परेशानी होती है, जो मैं देखता हूं, वो मुझे इंग्लिश या फिर जो बच्चे क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं उनके स्टैंडर्ड में, और दूसरा मैथमेटिक्स में। इन दो चीजों को लेकर के एक बेसिक प्रॉब्लम है। और देखो, इसको प्रॉब्लम भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे बहुतों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी से हम अच्छे हैं उससे कंपेयर करने से बात नहीं बनेगी। हम अपने मन में अपने बच्चे के लिए क्या स्टैंडर्ड बना रखा है मैं उससे कंपेयर करूंगा, राइट। आपके बच्चे को सारे सब्जेक्ट आते हैं, आप कभी पूछ के देखिएगा। हिस्ट्री में आप बुक खोलिएगा, कहीं से पूछ लीजिएगा, ही कैन एक्सप्रेस यू द थिंग। साइंस में कहीं से पूछ लीजिएगा, मैथ्स में पूछ लीजिएगा, इंग्लिश में पूछ लीजिएगा, बट समटाइम्स व्हेन दे कम ऑन द पेपर तो फिर उतना अच्छा बच्चे प्रेजेंट नहीं कर पाते। मतलब वोकल अच्छे हैं लेकिन राइटिंग में कहीं कहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, एंड एग्जामिनर बच्चे की कॉपी ही देखेगा। तो कुछ कुछ चीजों में इस बार हमारे पास जीरो टॉलरेंस होगी। दो चीजों में तो जीरो टॉलरेंस होने वाली है। नंबर 1, हैंड राइटिंग बुरी नहीं चलेगी। जीरो टॉलरेंस होगी इस बार। ये टीचर्स, पेरेंट, बच्चे, हम चारों लोग इस बात को समझ लें कि जीरो टॉलरेंस है बुरी हैंड राइटिंग पे। नंबर 2, जीरो टॉलरेंस हमारे ग्रामेटिकल एरर पे। अब ग्रेड 1 का बच्चा ग्रेड 1 की एरर, ग्रेड 8 का बच्चा ग्रेड 8 की एरर, ग्रामेटिकल एरर नहीं चलेगी। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, आइए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। इंग्लिश में हमारा एक नया सब्जेक्ट ऐड हो रहा है, दैट्स वोकैब। अब वो केवल उसका इंग्लिश से मतलब नहीं है, वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सोशल हो, साइंस हो, हर जगह जब हम आंसर लिखने की बात करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं। एसएसटी के अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं, मैथ्स के अलग होते हैं। आप कोई बच्चों के आंसर्स को देखिएगा, मैंने बहुत एनालाइज किया तो मैंने देखा बच्चों को आंसर्स पता है, बच्चे लिख भी रहे हैं, अपनी फीलिंग्स भी बता पा रहे हैं, लेकिन उनको वो टर्म नहीं पता। और वो एक टर्म ना पता होने के कारण उनको वो आंसर को 4 से 5 लाइंस में लिखना पड़ रहा है। वो बड़ा लिख रहे हैं, वो स्टोरी बन जा रही है। तो बच्चे इस बात का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं कि मुझे कितने मार्क्स में कितना बड़ा लिखना है। एंड ऑफ द डे तो मुझे रिजल्ट बोर्ड में लेना है ना, मुझे तो उसी के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो इस पे हम लोग काम करेंगे कैसे, उस टर्म को याद करा करके, ताकि वो टर्म याद हो बच्चे को। अब याद करने की बहुत सी टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको डिटेल में बताई भी थी पहले। टीचर्स को ट्रेनिंग उसकी लगातार मिल रही है। इस साल आप देखेंगे कि आपके बच्चे डिकोड करेंगे वर्ड्स को, एंड आपके बच्चे हर सब्जेक्टिव अपनी वोकैबुलरी बनाएंगे, उसको याद करेंगे, उसको यूज करेंगे, और एग्जामिनेशन में उसका एक अलग से पेपर होगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन। जो हमारा काम है, काम करने का तरीका, हम कभी भी बच्चे को क्लासरूम में क्वेश्चन आंसर्स लिखाते नहीं है। बहुत अच्छा है, इससे बच्चे अपने आप आंसर्स बनाते हैं, और यही तो फायदा है ना कि बच्चे अपने आप आंसर बना पाए। और यही चीज आपको पसंद भी आती है, मुझे भी पसंद आती है। लेकिन जब बच्चे को आंसर्स बच्चे ने अपने आप लिखे तो एक कमी आ रही है। क्या? कि बच्चा कुछ भी लिख रहा है और वो सही तो है, बट टीचर उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अभी लैंग्वेज पे काम कैसे हो। और आप सोचो, मतलब इसको बात को बहुत ध्यान से समझना। 40 बच्चों की क्लास, बहुत से टीचर्स बोलते, पेरेंट बोलते हैं ना, कॉपी क्यों नहीं चेक होती। मैं बताता हूं आपको, 2 मिनट सुनिएगा। मान लीजिए मैं टीचर हूं, मेरे सामने 40 बच्चे बैठे हुए, मैंने आंसर बोला, 40 बच्चों ने एक जैसा लिखा। मैं जब चेक करने के लिए बैठा तो मुझे पता है वॉस के बाद वर आना है, वर के बाद कुछ और आना है। लेकिन जब मैंने 40 बच्चों को लिखने के लिए दिया अपने अपने आंसर्स, तो सब बच्चों के आंसर्स अलग अलग हैं। एवरीवन्स आंसर इज डिफरेंट। अब मैं करेक्ट नहीं कर सकता उसको, टाइम भी पॉसिबल नहीं है, फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पता नहीं कहां पर क्या गलती होगी। उस समय हम केवल उसको एक आइडिया दे सकते हैं बच्चे को। अब बच्चे की क्या होती है, हैबिट खराब हो रही है बच्चे की कुछ भी लिखने की। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी आदत, इसको तो खत्म नहीं कर सकते। तो अभी एक फेयर नोटबुक का कॉन्सेप्ट आएगा इस बार से, पिछली बार भी था। अभी ये क्या होगा, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक होगा। इसमें टीचर एवरीडे या हर 2 दिन में एक
क्वेश्चन बच्चे से लिखवाएगा। वो कैसे लिखवाएगा? मान लीजिए आज फोटोसिंथेसिस टॉपिक चल रहा है, बच्चे ने सब कुछ अपने आप लिखा, अब एक क्वेश्चन टीचर ने बोला नाउ लेट मी रीफ्रेम दिस क्वेश्चन। वो बच्चों से आंसर्स को लेगा, बच्चों के ही आंसर्स को मॉडिफाई करेगा, अच्छे टर्म्स यूज करेगा, और उसके बाद वो एक आंसर लिखाएगा और बच्चे उसको कॉपी कर लेंगे। वो फेयर नोटबुक होगी, और उस फेयर नोटबुक में बच्चे जो लिखेंगे, जो फेयर क्वेश्चन होगा उसको बच्चे याद भी करेंगे, डिट्टो बाय डिट्टो, कॉमा बाय कॉमा, और वो एग्जामिनेशन में आएगा। क्या आएगा, कितना आएगा, वो एग्जामिनेशन वाले वीडियो में आपको बताएंगे। अब बाकी क्वेश्चंस कैसे इंप्रूव होंगे, बाकी इंप्रूवमेंट कैसे होगा, तो भी दो चीजें होंगी। जैसे क्लास 8 में मैं हूं एंड सोशल साइंस का मैंने उसको क्वेश्चन दिया कराने के लिए, एक क्वेश्चन तो टीचर लिखवा रहा होगा, दैट इट्स डिफरेंट थिंग, बट मैं उसकी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करूंगा। तो अब से क्या करेगा, आप भी यही काम कर सकते हैं, हम भी यही काम करेंगे। क्वेश्चन लिखने से पहले उसको दो बातें याद दिलाएंगे, इनफैक्ट तीन चीजें याद दिलाएंगे। रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 1 कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, रिपीटेड इंस्ट्रक्शन। नंबर 2, इसमें आप ये ग्रामर नहीं यूज करेंगे, ये वाली ग्रामर यूज करेंगे, रिपीटेड इंस्ट्रक्शन। एक दिन ऐसा आएगा जब वो ग्रामर को सही यूज करेगा। नंबर 3, आप इसमें पंक्चुएशन सही रखेंगे और ये कीवर्ड्स जरूर यूज करेंगे। नाउ राइट आंसर योर ओन। ऐसे ही ग्रेड 1 का जब बच्चा लिखेगा तो उसको लिखेगा, देखो दिस इज द क्वेश्चन, पहली लाइन आपको ये लिखनी है, फिर अपना आंसर लिखना है। सेकंड में ये आपको क्वेश्चन से कॉपी कर लेना है, तब आपको आंसर लिखना है। मतलब छोटे पर से ही हम इस बात की हैबिट डालने की कोशिश करेंगे कि अपना कंप्लीट आंसर अपने आप लिखे, कंस्ट्रक्टिवली सही लिखे, उसके टर्मिनोलॉजी सही हो, उसकी ग्रामर सही हो, एंड ऑफ द डे वो मैच करे तो टीचर वाले से मैच करे, और जब वो याद करेगा तो उसको वो टर्मिनोलॉजी याद हो जाएगी। सो दैट्स ऑल द एजेंडा जो इंग्लिश में, एसएसटी में या फिर और साइंस में हम लोग इसको पूरा करेंगे, एंड साथ में मिलकर करेंगे, हमको ग्रोथ दिखेगी। एंड ऑफ द डे कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं है, ना ये, ना इससे पहले वाला, ना इससे आगे वाला। हम हर तरीके को अप्लाई करेंगे, उसमें जो अच्छी चीजें निकलेंगी वो निकालेंगे और एक नया तरीका लाएंगे। ऑलवेज एजुकेशन इज ट्रायल एंड एरर, ये दुनिया ही ट्रायल एंड एरर है, कोई परफेक्ट वे है नहीं कभी। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे स्केपिस्ट बिहेवियर रखते हैं, डरते हैं मैथ से, तो कुछ बच्चे करना नहीं चाहते, और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कर नहीं पाते। जब वो नहीं करते हैं ना, तो तीन चीजें होती हैं। अब हमारा टीचर क्लासरूम में उतने अच्छे से काम नहीं, मतलब एक एक बच्चे को नहीं देख पाता, सच्चाई है, मतलब माननी चाहिए इस बात को कि एक बच्चा अगर नहीं कर रहा तो उसका प्रेशर होता है पूरी क्लास को आगे लेके चलने का, सिलेबस पूरा करने का, नहीं कर पाता। सो हमने क्या किया, ये पहला पायलट है जो हम इंग्लिश पे भी लेके आने वाले। पूरे स्कूल में एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर होगा, मतलब उसके पास कोई काम नहीं होगा, वो पूरे स्कूल का केवल एक सब्जेक्ट देखेगा और हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट टीचर हुआ करेगा। जैसे भी मैथ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, सो एक टीचर होगा जो मैथ एक्सपर्ट होगा, उसका काम क्या होगा, डेली मैथ के टीचर्स के साथ बैठना, शाम को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कल क्या पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो, लिस्ट लाओ बच्चों की जो काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो फ्री है। देन वो किसी भी क्लास से पहुंचा और पीछे बैठ के केवल एनालाइज करेगा कि फिर क्यों नहीं कर पा रहा है मेरा बच्चा। देन वो बच्चा अगर मैथ्स की क्लास में नहीं कर पा रहा है, उसके हैंडराइटिंग की पीरियड खाली होगा, कोई फ्री पीरियड उसका होगा, या फिर उसका गेम्स का पीरियड होगा, वो उसको तुरंत निकालेगा बाहर और देखेगा प्रॉब्लम क्या है, उसके अलग से काम कराएगा। देन वो पेरेंट से भी फोन पे बात करेगा कि भाई आप बताओ प्रॉब्लम क्या है, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है उसका कोई होम ट्यूटर हो, वो होम ट्यूटर से भी कोऑर्डिनेशन में रहेगा, ताकि होम ट्यूटर और वो दोनों मिलकर के हो सकता है उस बच्चे के लिए अच्छा काम कर ले। वो शाम को ऑनलाइन कुछ स्पेशल क्लासेस रन करेगा, जैसे वो चूंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, शाम को वो एक उसने आज फ्रैक्शन पे क्लास कर ली, जिस बच्चे को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है वो बच्चा आ गया, जिसको नहीं प्रॉब्लम है वो नहीं आया। देन अभी हमने बात की थी उस बच्चे के लिए जो बच्चा नहीं कर रहा था, अब वो बच्चा पकड़ेगा वो जो मैथ्स में होमवर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं होमवर्क कर रहे हो, पकड़ेगा फ्रीक्वेंट बच्चे को, सारे बच्चों को सकता है डेली नहीं पढ़ेगा पर फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा। देन वो उनको भी पकड़ेगा जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्या कर सकता है। सो दिस इज वन जो हम ट्रायल ले रहे हैं, आई होप कि बहुत अच्छा चलेगा। देखते इसमें क्या कमी भी आती है, आप भी बताइएगा। ये हम फिर धीमे धीमे करके हर एक सब्जेक्ट में लॉन्च करेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट थिंग्स। नाउ क्लास 5 में हमारे पास संस्कृत आ रही है जो नया है, और संस्कृत को हमको क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक बहुत इंपॉर्टेंटली रखना है, क्योंकि क्लास 9 में संस्कृत नहीं होती, इसलिए बच्चे ध्यान नहीं देते। पहले दिन से हमको ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे संस्कृत में भी उतना ही ध्यान दे जितना वो देते थे। अब मैं देखूं कुछ बचा तो नहीं है, राइट, हाँ। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बची हैं। एक फ्री पीरियड। देखिए मेरा एक बच्चा एक साल में 6 टीचर से पढ़ रहा है, बहुत ध्यान डेटा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा एक साल में 6 टीचर से पढ़ता है, एक टीचर एक साल में 10 दिन की छुट्टी लेता है एवरेज अगर, तो एक बच्चा 60 पीरियड साल में फ्री रहता है। एक दिन में 8 पीरियड होते हैं,
60 पीरियड कितने दिन में हुए जाकर के? 8 अठाई 64, मतलब पूरे पूरे 8 दिन पूरे साल में वो कंप्लीट फ्री रहता है जब उसका टीचर है ही नहीं। तो हमने सोचा क्यों नहीं इन पीरियड को कुछ हम कंस्ट्रक्टिव बना दें। सो हम जो फ्री पीरियड्स है ना, जो अरेंजमेंट पीरियड्स हैं, उनमें बहुत अच्छा सा काम करने जा रहे हैं, जो क्रिएटिव होगा, जो बच्चे की ब्रेन्स का स्टिमुलेट करेगा, उनको पजल्स कराएगा, उनको मैथोलॉजिकल क्लास कराएगा, उनको स्टोरी बिल्डिंग कराएगा, उनको ऑब्जर्वेशन कराएगा, उनका वाइब्रेशन कराएगा, उनको लाइक ब्ला 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 चीजें करेंगे। अब देखेंगे बहुत क्रिएटिव चीज होंगी और उनकी लिस्ट हम आपको पहले से दे देंगे कि हम क्या क्या चीजें करा रहे हैं, और वो आप भी करा सकते हो अपने घर पे। उसको बहुत वाइसफुली पूरा क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट को, और हम आपको दे भी देंगे। आप भी फ्री पीरियड में अपने घर में क्या कर सकते हैं, जब बच्चा फ्री है, जो आप साथ में मिलकर कर सकते हैं, बिना साथ में मिलकर कर सकते हैं, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक क्या काम कर सकते हैं जो बच्चे को और प्रोडक्टिव बना दे। नाउ एल्गा में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। एल्गा में आने से पहले हम बात करते हैं क्लब्स की। स्कूल में क्लब्स हैं, इस बार से मैंडेट तो नहीं कर रहे हैं, अगले सालों में करेंगे। आपका बच्चा किसी एक क्लब में होना चाहिए। अल्टीमेटली एजेंडा क्या है, मेरा बच्चा स्कूल से बाहर निकल के कोई ना कोई प्रोफेशन में जाएगा। जब किसी ना किसी प्रोफेशन में जाएगा तो कोई ना उस प्रोफेशन में आ जाए जिस प्रोफेशन में उसकी इच्छा है। मुझे अगर क्रिकेट पसंद है तो अगर मैं क्रिकेट में प्रोफेशन बना लूं तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आइडियली। लेकिन क्या मुझे अच्छा क्रिकेट पसंद है तो मैं खेल सकता हूं? नहीं। अगर मुझे स्किल नहीं मिली तो, ध्यान समझिएगा, स्किल नहीं मिली तो स्किल मिल सकती है। मैं अगर किसी अच्छे मेंटर के पास जाऊं तो मुझे स्किल मिल जाएगी। अब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं जिससे सचिन ने सीखा था ना उनके पास पहुंच गया, तो क्या मैं सचिन बन जाऊंगा? नहीं, जरूरी नहीं, और बन भी सकता हूं। मतलब स्किल भी काफी नहीं है और मेंटर भी काफी नहीं है। मतलब मेरा इंटरेस्ट, मेरा स्किल और मेरा मेंटर तब तक पूरा नहीं है जब तक मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। क्रिकेट अगर टैलेंट है और वो टैलेंट मेरा इंटरेस्ट भी, कई बार ऐसा होता है टैलेंट मेरा इंटरेस्ट नहीं हो, मेरा टैलेंट है पर वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सो मेरा इंटरेस्ट है वही मेरा टैलेंट भी है, उसकी मुझे स्किल भी मिल गई, उसका मुझे मेंटर भी मिल गया। एट एंड ऑफ द डे भी विराट कोहली क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलता अगर उसमें पैसा नहीं होता तो उसका अगर क्वांटिफिकेशन भी हो गया और अगर ये अलाइंड हो गया ना, हार्मनी हो गई ना इसमें, तो आप समझिए बच्चा आपका लाइफ टाइम खुश रहेगा। और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं उस क्लब के माध्यम से उसको एक ऐसा प्रोफेशन दे दिया जाए जो उसकी खुशी का हो और जिसमें वो 4 चांद लगा सके, हमारा नाम भी, आपका नाम भी और पूरे देश का नाम भी रोशन कर सके। काम इसी पे चल रहा है, कैसे हम बच्चे के टैलेंट को ढूंढें, उसको स्किल दें, और अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उस इंटरेस्ट को बिल्ड करें। इसके लिए क्लब्स बन रहे हैं, अपने बच्चे से बोलिए क्लब्स में जरूर जाए, एक स्किल तो वो जरूर ले। एक स्किल लाइफ में अगर वो नहीं ली ना तो उसने कुछ नहीं लिया। अब ये होगी कब? ये स्कूल टाइम में ही होगी। समझिए फिर से, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल। अगर आपका बच्चा किसी एक क्लब में है, क्लब में होने का मतलब उसमें वो हार्मनी है, तो उसको एक कार्ड मिल जाएगा उस क्लब के नाम का। मान लिया आपका बच्चा मैथ क्लब में, उसको कार्ड मिल गया, फिर वो हिंदी, कंप्यूटर, जीके, ड्राइंग या ब्ला 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 जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं किसी को भी छोड़ सकता है। वो केवल कितने सब्जेक्ट नहीं छोड़ेगा? मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल, इसको नहीं छोड़ेगा। बाकी उसको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा तुम क्या करने जा रहे हो, क्योंकि वो खुद में इंटरेस्टेड है। वो बाहर निकलेगा, अपना काम करेगा और काम करके अंदर आएगा, राइट। और हमको इस बात के लिए सपोर्ट करना है बच्चे को उसके लिए, और अगर कहीं उसमें आगे बढ़ गया, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल थिंग। जरूर सपोर्ट रखिए बच्चे का। सो दिस वाज ऑल। नाउ लेट्स कम ऑन द लास्ट विच इज एल्गा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो पार्ट है ये अभी की ग्रेड 2 से लेकर के, मतलब जो अगला साल आने वाला है उसकी ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 5 के बच्चों के लिए है, या फिर बोलिए जो साल आपका बीता है उसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक के बच्चों के लिए। क्यों ग्रेड 5 के बच्चों के लिए नहीं है? क्योंकि वो 6 में जाएंगे, 6 से एल्गा नहीं होती, और जो ग्रेड 1 में नए आएंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप समझो, ग्रेड जो 1 है और ग्रेड 4 है, इसमें आपको बच्चा कौन सा एल्गा पढ़ रहा था? बहुत ध्यान दीजिएगा। ग्रेड 1 में एल्गा 3 पढ़ रहा था, ग्रेड 2 में एल्गा 8 पढ़ रहा था, ग्रेड 3 में एल्गा 11 पढ़ रहा था, ग्रेड 4 में एल्गा 13 पढ़ रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी एल्गा होगा, आई डोंट रिमेंबर। अब एक एल्गा में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एल्गा में 4 यूनिट्स होती हैं, और एल्गा 1 से लेके 21 तक होते हैं। 1 एल्गा, 2 एल्गा, 3 एल्गा, 4 एल्गा, 5 एल्गा, 6 एल्गा, ऐसे 21 तक एल्गा होते हैं। एक एल्गा में 8 यूनिट्स होती हैं। बहुत टेक्निकल चीजें, ध्यान से समझिएगा। एक एल्गा में 8 यूनिट्स होती हैं, और 8 यूनिट 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। 2 पार्ट हाफ ईयरली से पहले, 2 पार्ट हाफ ईयरली के बाद, करेक्ट। अब एल्गा 3 में जो 4 पार्ट हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी अगर है, तो एल्गा 4 जो है उसमें भी 4 पार्ट है, लेकिन उसमें कौन से? एल्गा 3 वाले 3 पार्ट उसके कॉमन है। मतलब एल्गा 3 का अगर पहला पार्ट छोड़ दीजिए तो जो एल्गा 3 का ए बी सी डी है ना, बी सी डी कॉमन है एल्गा 4 में, ई नया आ गया।
एल्गा 5 में, बी सी डी ई में सी डी ई कॉमन है, एफ नया आ गया। उसके बाद में बी सी डी ई मतलब 3 कॉमन है, एक नया आ गया। तो मतलब जो एल्गा 3 वाला पढ़ रहा है ना, ए बी सी डी, इसका मतलब जो उसको नया एल्गा पढ़ना चाहिए वो वहां से पढ़ना चाहिए जहां से एफ शुरू हो। मतलब एल्गा 3 4 5 6 7 से शुरू होना चाहिए एल्गा 3 वाले को। अगर एल्गा 3 वाला एल्गा 7 पढ़ेगा तो उसको सब कुछ नया पढ़ेगा। वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, दोबारा देखिएगा समझ में आएगा, कंफ्यूजन हो सकता है आपके लिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, समझिएगा। एक, मैं एल्गा 3 वाले को एल्गा 7 दे दूं, मतलब वो सब कुछ नया पढ़ ले। दूसरा, मैं एल्गा 3 वाले को एल्गा 6 दे दूं। एल्गा 6 देने में क्या होगा, जो लास्ट की 2 यूनिट्स थी वो कॉमन होंगी। मतलब जो एल्गा जो क्लास 1 में उसने आखिरी की 2 यूनिट पढ़ी है 7 8, वो क्लास 2 में पहली फर्स्ट 2 यूनिट होंगी। मतलब जो क्लास 3 में उसने आखिरी की 2 यूनिट पढ़ी थी वो क्लास 4 में उसकी पहली 2 यूनिट्स होंगी। मतलब जो क्लास 4 में उसने आखिरी 2 यूनिट पढ़ी थी वो क्लास 5 में पहली 2 यूनिट होंगी। हम ये नहीं भी कर सकते थे, हम नहीं भी दे सकते थे, लेकिन हमने क्यों दी? क्योंकि हमने बताया आपको इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमको इंप्रूव करनी है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, बच्चे की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, उनको मीट करने के लिए। अब हम आखिरी की 2 यूनिट देखें तो वो कब होती है? वो होती है दिसंबर और जनवरी में। दिसंबर में विंटर ब्रेक विंटर ब्रेक विंटर ब्रेक, छोटा स्कूल बड़ा स्कूल छोटा स्कूल बड़ा स्कूल, ये चल रहा होता है। बच्चा सर्दी में डेट आ रहा है, सर्दी में जा रहा है, फिर विंटर ब्रेक हो गई, फिर वो आपका आई कैन आ गया, फिर 26 जनवरी आ गया, फिर स्पोर्ट्स डे आ गया, फिर एनुअल एग्जामिनेशन आ गया। तो 7th और 8th यूनिट बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है, इस साल नहीं हर साल होती है। 7 और 8 यूनिट को हमने पहली 2 यूनिट बना दिया जो हमारी अप्रैल मई में चलेगी। अब फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? वही नोटबुक, सॉरी, वही बुक, मतलब वही स्टोरीज, वही होमवर्क, वही क्लास बुक। अब 2 चलेंगे हमारी 32 डेज। 32 डेज का मतलब क्या हुआ? लगभग 40 वर्किंग डेज। 40 वर्किंग डेज का मतलब क्या हुआ? लगभग 1 से सवा महीने। वो 1 से सवा महीने अब हमको समय मिल गया, क्या, जो अच्छा था उसको और अच्छा ले जाने के लिए, जो मीडियोकर था उसको पकड़ने के लिए, और जो नीचे वाला था ना उसको उठा के लाने के लिए। आपको याद होगा जब हम पढ़ते थे ना तब एक चीज हुआ करती थी, पुनरावृत्ति। हम लोग 1 महीने पुनरावृत्ति लगाया करते थे, जो आज है ही नहीं, पूरे सिस्टम से गायब हो गई पुनरावृत्ति। तो इसको हमने कुछ कुछ पुनरावृत्ति का रूप दिया, और इसमें हम हैंड होल्डिंग करेंगे कि अब बताओ तुम्हें प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि अब ये दोबारा पढ़ रहे हो। अब हमको लेसन प्लान पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, अब हमें तुम्हारे कंटेंट पे ध्यान देना है। इस 1 महीने के बाद जब हम नई यूनिट शुरू करेंगे ना, जो तीसरी यूनिट होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर आप सेल्फ स्टार्ट मोड पे होने चाहिए। सो इट्स ऑल चेंजेस जो हम कर रहे हैं, और सारे के सारे चेंजेस हम हर साल करते हैं, हर समय करते हैं, और करते केवल इसीलिए ताकि बच्चे के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। और बदलते का नाम ही गाड़ी है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने बदलना नहीं सीखा तो फिर आपने जीना नहीं सीखा। एक बार फिर आपका सहयोग देने के लिए, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसको पूछने के लिए, बार बार हमारी बात मानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।